A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC and other state exams, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and here we are covering history of the modern India. Today we will cover the one of the most important topic of modern history, that is revolt of 1857, जिसे हम महासंग्राम भी कहते हैं या फिर 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है मंगल पांडे जी की इमेज है, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1857 रिवोल्ट के समय। ये जो है आपको इनफील्ड राइफल की पिक्चर देखने को मिल रही है। अब इस इनफील्ड राइफल को ही कहा जाता है कि इट वाज वन ऑफ द मेजर कॉज और द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब क्यों जो है ये इमीडिएट कॉज तात्कालिक कारण बना 1857 के विद्रोह का, उसके बारे में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रही है, मंगल पांडे जी की इमेज है, ये रानी अवंती बाई जी की इमेज है, देन नाना साहेब की इमेज, देन बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, भक्त खान, लियाकत अली खान, देन बेगम हजरत महल। यहाँ पे जो है आपको बेगम हजरत महल की पिक्चर देखने को मिल रही है। तो ये जो पर्सनालिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, इन्होंने जो है लीड रोल प्ले किया था 1857 रिवोल्ट में। आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन सेंटर्स पे जो है किस किस जगह पे इन लीडर्स के द्वारा जो है इस रिवोल्ट को शुरू किया गया था, एंड किस ब्रिटिशर के द्वारा जो है उस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था। देखिए अब ये आखिर रिवोल्ट था क्या? ब्रिटिशर्स का मानना है कि ब्रिटिशर्स का मानना है कि ये जो रिवोल्ट है एक्चुअली एक भारतीयों के द्वारा सोची समझी चाल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये रिवोल्ट, ये जो विद्रोह था, शुरुआत तो सिपाहीज के द्वारा यानी कि सिपाहियों के द्वारा किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बट आप आगे चल करके देखेंगे यहाँ पे जो है मासेस मींस बहुत सारे लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे 1857 रिवोल्ट से पहले। देखिए, इस 1857 रिवोल्ट को शुरू करने से पहले रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, कविता आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी। उसकी कुछ पंक्तियां जो है हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, जो 1857 की क्रांति से ही जुड़ी हुई थी। देखिए, सारी पूरी कविता को तो पढ़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बट हाँ कुछ पंक्तियां जो आप सभी बच्चों ने सुनी होगी। देखिए, ये पंक्तियां आप लोगों ने सुनी होगी कि चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुन दे लो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, ये 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई ही बातें इस कविता झांसी की रानी कविता में कही गई हैं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, ये जो आपके सामने स्लाइड है, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, बिकॉज यहाँ से जितने भी पॉइंट्स है, 5 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 पॉइंट से जो है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और दे आर वेरी मच चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, और अदर स्टेट एग्जाम हो, और यूपी पुलिस हो, और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से जो है क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, पूछा भी गया है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है कि 1857 रिवोल्ट के समय में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो 1857 रिवोल्ट के समय में बच्चों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विस्कॉन्ट पामर्स्टन था। इस विस्कॉन्ट पामर्स्टन का टेन्योर क्या था? 1855 से लेकर के 1858। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखना पूछा है कि हु वाज द ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? विस्कॉन्ट पामर्स्टन। एक और क्वेश्चन इसी से बना हुआ है कि विस्कॉन्ट पामर्स्टन जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय में थे ब्रिटेन में, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, और सम अदर पोजीशन पे थे, और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, ही वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट के पद पे नहीं थे, ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे। अब ये जो पॉइंट आपको देखने को मिला, आप देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आप लोग को बताती हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 1857 रिवोल्ट के समय में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। या फिर लॉर्ड कैनिंग 1857 रिवोल्ट के समय में किस पद पर भारत में नियुक्त था? तो उस समय जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जब 1857 का रिवोल्ट शुरू होता है। अब देखिए, पहला तो हम ये पॉइंट तो हम लोगों ने नोट कर लिया। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, लेक्चर अभी शुरू ही हुआ है हमारा, एक पेपर और पेन जरूर लेकर के आप लोग बैठिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोटेड डाउन करते जाएं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि 1850 ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए, लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग ही था। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है कंपनी के पावर को खत्म कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर आ जाती है, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था इसको जो है खत्म कर दिया जाता है और वाइसराय के पद को शुरू किया जाता है। और देखिए, he was the governor general of India. Three important question from this point. He was the governor general of India during the revolt of 1857. कौन? लॉर्ड कैनिंग। Then who was the last governor general of India after during the revolt of after the revolt of 1857? ये जो है लॉर्ड कैनिंग ही था। And the next question, who was the first viceroy of India? जब कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है या फिर 1857 की क्रांति के बाद, तो पहला वाइसराय जो है भारत में ये लॉर्ड कैनिंग ही था बच्चों। तो आप खुद देख सकते हैं, मुझे या किसी और को जो है आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या XYZ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2 लाइन अगर आपके सामने मेंशन की गई है तो आप खुद ही क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि हाँ, एग्जामिनर जो है क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट से क्या क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, ये जो आपको मुगल एम्परर वाला यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला, पॉइंट देखने को मिला, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 रिवोल्ट के समय मुगल एम्परर कौन था भारत का? बहादुर शाह द्वितीय या फिर जो है बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर was the ruler of Mughal emperor during the revolt of 1857, who was the 19th and the last Mughal emperor. नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछता है कि 1857 रिवोल्ट के समय में ब्रिटिश आर्मी का जो है कमांडर इन चीफ कौन था? तो ध्यान रखिएगा, सर कॉलिन कैंपबेल वाज द कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। वही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन सभी पॉइंट्स को जो है मैंने जो भी मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ से हर पॉइंट से पीटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इन पॉइंट्स को प्लीज आप लोग नोटेड डाउन करते जाइएगा। वहीं एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की जब जो विद्रोह था उसका सिंबल क्या था, चिन्ह क्या था? लोटस और चपाती यानी कि कमल और रोटी जो है इसका सिंबल था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा गया है कि जो चपातीस यानी कि चपातीस और रेड लोटस को जो है नॉर्थ इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, गांव गांव में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था एक संदेश के साथ कि 1857 में रिवोल्ट में जो है कहाँ कहाँ जो है किसको पार्टिसिपेट करना है। आप कह सकते हैं कि एक संदेश के साथ जो है जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उस समय वो इस लोटस और चपाती को जो है रिमोट विलेजेस में सेंड कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। एक्चुअली जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का मानना है कि ये जो 1857 की क्रांति थी हमारे जो है आप कह सकते हैं इट वाज ब्रिटिशर्स का क्या, एक्चुअली इट वाज रियलिटी। 1857 का जो रिवोल्ट है एक्चुअली जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये कहीं ना कहीं जो है ये 1857 रिवोल्ट एक शुरुआत हो चुका था। जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कह सकते हैं अत्याचार कर रहे थे उसके खिलाफ। इस 1857 रिवोल्ट को जो हम अदर नेम से भी जानते हैं, द इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी, वेरियस नेम्स हैं जिससे जो है इस 1857 रिवोल्ट को जो है कहा जाता है, मेंशन किया जाता है। देन ये रिवोल्ट जो है एक्चुअली मेरठ से जो है शुरू हुआ था। 10 मई 1857 की हम बात करेंगे, सिपाही म्यूटनी जो है मेरठ से शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए ये जो है आजादी की लड़ाई जो शुरू होती है 1857 रिवोल्ट से, ये खत्म कैसे होती है, एंड मार्क द एंड ऑफ द रूल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो एक्चुअली शुरू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो 1857 रिवोल्ट के बाद एक चेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लेकर के आया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया पे उसको खत्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद इंडिया को जो है, इंडिया को डायरेक्टली कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल कर रहे थे, या फिर जो है ब्रिटिश क्राउन आप कह सकते हैं डायरेक्टली रूल कर रहे थे। तो वही लिखा हुआ दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क द एंड ऑफ रूल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है कि 1857 रिवोल्ट को जो है किस नामों से जाना जाता था, या फिर ये कहाँ से शुरू हुआ था, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, इमीडिएट कॉज क्या था। स्टार्टिंग मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी एक इनफील्ड राइफल की, और तभी मैंने आप लोग को बोला था कि ये इमीडिएट कॉज और इट वाज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। अब देखिए जो 1857 रिवोल्ट है बच्चों, इसको हम किस और नाम से जानते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग तो जो है इसे सीपॉय म्यूटनी कहा जाता है। There were some other historians जो 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे थे, इंडियन म्यूटनी कहा जा रहा था इसे, या फिर ग्रेट रिबेलियन महासंग्राम कहा जा रहा था, द इंडियन इंसर्शन कहा जा रहा था। अब देखिए 1857 रिवोल्ट जो है एक्चुअली शुरू कहाँ हुआ था, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। हम लोगों ने देखा सीपीआई म्यूटनी जो है मेरठ से शुरू होती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, स्टार्टिंग में ही जो है हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग ही जो है लास्ट गवर्नर जनरल रहता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, और ये जो है फर्स्ट वाइस राय बनाया जाता है। What was the immediate cause of the revolt of 1857? हम लोगों ने देख लिया है, एनफील्ड राइफल जो है मेजर कॉज और इमीडिएट कॉज था 1857 रिवोल्ट का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए कुछ किताबें थी जो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई थी। अब देखिए ये जो स्लाइड है इसका भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है, अगर आप लिटरेचर वाला टॉपिक उठाएंगे इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो लिटरेचर का जब आप टॉपिक उठाएंगे तो वहां पे जो जितने यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं उन सभी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आया हुआ है क्वेश्चन। और अगर नहीं भी आया है तो मे भी जो है यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन आए, बिकॉज का ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि हर एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नए पॉइंट्स भी हैं जिनको हमने मेंशन किया है। देखिए अब क्वेश्चन पूछता है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है, विनय दामोदर सावरकर या फिर जो है वीडी सावरकर, इन्हें हम कहते हैं। देखिए वीडी सावरकर भी नाम मेंशन कर सकता है, तो आप जो याद रखिएगा वीडी सावरकर और विनय दामोदर सावरकर के द्वारा जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया है। दूसरा पॉइंट लिखा गया द रिबेलियन 1857 सिंपोजियम। देखिए क्या लिखा हुआ है, किताबों के नाम याद रखिएगा, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो किताब का नाम है जो उसका राइटर वो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। रिबेलियन 1857 सिंपोजियम किसके द्वारा लिखा गया है, पूरन चंद जोशी के द्वारा लिखा गया है। देन द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ब्रुश मेलिसन के द्वारा ये चीज लिखी गई है। ग्रेट म्यूटनी किसके द्वारा लिखा गया है, क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा लिखा गया है। देन रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है, इकबाल हुसैन के द्वारा। एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ की जब हम बात करते हैं, एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखा गया, खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा लिखा गया। तो देखिए जो यहाँ पे बातें मेंशन की गई है, मींस जो किताबों के नाम लिखे हुए हैं, जो उनके राइटर्स हैं, वो आप लोग को इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। मे बी यहाँ पे जो देखिए कुछ किताबों के नाम काफी लंबे हैं, वहां पे कुछ इस वर्ड को चेंज कर सकता है और आपसे जो है 4 ऑप्शन में दे दे, फिर आपको पता करना होगा कि हाँ मोहम्मद सादिक खान के द्वारा जो है कौन सी किताब लिखी गई है, या फिर इकबाल हुसैन जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है।
तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर या फिर वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम बाय द पूरन चंद जोशी, सॉरी, रिबेलियन 1857 सिंपोजियम किसके द्वारा लिखा गया? पूरन चंद जोशी जी के द्वारा। देन हम लोगों ने देखा इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज ब्रुश मेलिसन के द्वारा लिखा गया है। एंड ग्रेट म्यूटनी क्रिस्टोफर कोलंब हिबर्ट के द्वारा लिखा गया है। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 बाय द इकबाल हुसैन। एंड एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? खान मोहम्मद सादिक खान जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि व्हाट वाज जो एनफील्ड राइफल था वो इमीडिएट कॉज था 1857 रिवोल्ट के शुरू होने का, और आप कह सकते हैं मेजर कॉज था 1857 की क्रांति के शुरू होने का। अब देखिए इमीडिएट कॉज आपसे जो है मेंस के एग्जाम में सीधा पूछेगा कि इमीडिएट कॉज जो भी था उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। और पीटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो पीटी में सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज और द मेजर कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण था वो ग्रीस्ड कार्टिजेस थे। जो एनफील्ड राइफल हम लोगों ने देखा था उसी में ग्रीस्ड कार्टिजेस लगे हुए थे। वो जो ग्रीस्ड कार्टिजेस था वहां पे जो है ये र्यूमर फैलाया गया कि एक्चुअली ये कहा गया कि यहाँ पे जो इसमें इस ग्रीस्ड कार्टिजेस में काऊ और पिग का जो है फैट यूज हुआ है। अब देखिए, और इस यहाँ पे जो है राइफल को लोड करने से पहले जो सिपाही थे, सिपाहीज हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑफ द ऑन द कार्टिजेस। अब इस वजह से जो है जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज थे उन लोगों ने जो है इस ग्रीस कार्टिजेस और न्यू एनफील्ड राइफल को जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक विद्रोह का जो है ये कारण बन गया। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली, लॉर्ड कैनिंग जैसे ही इसमें कुछ सुधार करना चाह रहा था तब तक जो है बहुत नुकसान हो चुका था। आप कह सकते हैं लोगों के मन में अनरेस्ट जो है आपको देखने को मिला, बहुत सारी जगह पे अनरेस्ट शुरू हो चुका था। देन मार्च 1857 की जब हम बात करते हैं वहां पे मंगल पांडे जी हु वाज अ सिपाही इन बैरकपुर में जो है ये एक सिपाही थे मंगल पांडे जी। जो सबसे पहली इमेज हमने 18 देखी थी वो मंगल पांडे जी की थी। इन्होंने भी जो है इस न्यू एनफील्ड राइफल को जो है इसमें जो कार्ट्रिजेस लग रहा था उसको यूज करने से मना कर दिया और अपने सीनियर ऑफिसर पे मंगल पांडे जी के द्वारा जो है उनपे सीनियर ऑफिसर पे अटैक कर दिया जाता है। इस वजह से 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। और जब हम 9 मई की बात करते हैं, 9th ऑफ मई को मेरठ में जो है 85 सोल्जर्स ने इस ग्रीस कार्टेजेस को जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब सिंस इन सिपाहियों के द्वारा ये ग्रीस कार्टेजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है, इस वजह से जो है इनको तुरंत इन सिपाहीज को, इन सोल्जर्स को जो है 10 साल की सजा 10 सालों तक लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अभी हम लोगों ने इमीडिएट कॉज कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी सम अदर कॉजेस। वो अदर कौन कौन सी कॉजेस थी? देखिए जैसे पॉलिटिकल कॉज था, सोशल इकोनॉमिक कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए पॉलिटिकल कॉज में जो है सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों हम ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में 2 लाइन में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मींस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो भी रूलर्स हैं अगर उनका खुद का कोई संतान नहीं है और उन्होंने किसी बच्चे को जो है गोद लिया हुआ है, जिसे हम दत्तक पुत्र कह रहे हैं, अगर उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तब वो जो है जो भी आप कह सकते हैं राइट टू सक्सेशन जो है उस अडॉप्टेड सन को जो है अलाउ नहीं था। अब हम देखते हैं कि और इसके अब क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा, खुद की उनकी संतान नहीं थी, इस वजह से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, उसको जो है एनेक्स कर आप कह सकते हैं उस रूलर का जो है आप कह सकते हैं उसको जो है हड़प लेगी। जो भी उनकी
आपके ऐसे जो भी उनकी टेरिटरीज थी, जो भी उनकी सत्ता थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले ली जाएगी। एंड जिस भी रूलर ने उस बच्चे को गोद लिया है, उसे जो है अब रूलर राजा या रानी के रूप में जो है सत्ता में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं। अब हम लोगों ने देख लिया, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लेकर के आया गया था। अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि जो भी जिन रूलर्स ने अडॉप्टेड सन को अडॉप्ट किया, चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया है, उनको जो है उस एडॉप्टेड चिल्ड्रन को जो है लीगल हेयर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड दे डिसाइडेड देयर राइट टू सक्सेशन। ये अब इस वजह से, क्योंकि जो है देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने भी जो है एक्चुअली एक बच्चे को गोद लिया हुआ था, दत्तक पुत्र की हम बात करते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो ये पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इट वाज द अनजस्ट पॉलिसी। अब चलिए यहाँ हम देखते हैं बच्चों, रानी लक्ष्मी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो है एक सन को अडॉप्ट किया था, इसलिए उनको परमिशन नहीं दी जाती है झांसी की गद्दी पे बैठने के लिए। उसी प्रकार से इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जब हम बात करते हैं तो सतारा, नागपुर, देन झांसी, इन सब को जो है एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इन द सेम फॉर्म जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर को भी एनेक्स कर लिया जाता है। देख सकते हैं कि सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, इन सभी एरियाज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की इनका जो है खुद की। देन एनेक्सेशन ऑफ अवध की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे तो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में जो है सीधा सीधा जो है जो भी पॉलिसी बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वहां इन एरियाज को जो है एनेक्स कर लिया था। जब हम अवध की बात करते हैं बच्चों, तो अवध में लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे जो है अवध को एनेक्स कर लिया। अब सिंस अवध को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है एनेक्स कर लिया गया है, तो जो यहाँ पे नोबल्स थे, जो ऑफिशियल्स थे अवध में जो सोल्जर्स थे, वो उन समय की जो है नौकरी आप कह सकते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। अब जो ये अवध था, अवध सिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मीन्स आप कह सकते हैं उनके फेवर में एक लॉयल स्टेट के रूप में काम कर रहा था। अब इनके मन में भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं गुस्सा हो, आक्रोश भर जाता है और इनटू द हॉट बेड ऑफ द डिसकंटेंट एंड इंट्रिग। देन अब हम देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ा बच्चों, इमीडिएट कॉज हम लोगों ने कर लिया है, ये पॉलिटिकल कॉज है। अब हम कवर करेंगे सोशल रिलीजियस कॉज। देखिए सोशल रिलीजियस कॉज की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या, आप सभी लोगों को पता है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहा जाता था कि जो हम इंडियंस हैं, हम जो है उनसे इंफीरियर पोजीशन पे हैं। ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को अनफेयर वे में ट्रीट करते थे ऑन अकाउंट ऑफ कि हमारा रेस, हमारे कलर पे जो है, कलर के आधार पे हमें अनफेयर वे में ट्रीट किया जाता था। बहुत सारी जगह थी जैसे होटल्स, पार्क्स और जो फर्स्ट क्लास रेल कार्स है, वहां पे इंडियंस को अलाउ नहीं था, वो स्पेशली जो रिजर्व कर दिया गया था इंग्लिश पीपल के लिए ही। और दूसरा पॉइंट ये, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनके द्वारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है लगातार इंडिया में स्प्रेड किया जाता है। इस वजह से भी जो है आपको जो है ऑल ओवर द कंट्री एक अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो रेशियल स्मगनेस ऑफ ब्रिटिशर्स, ये जो ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझ रहे थे, इस वजह से जो इंडियंस को ये फील होने लगा कि हमारा कोई सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो वो कौन है, ये ब्रिटिशर्स ही हैं, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। दूसरा चीज, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा विडो री मैरिज को जो है लीगल कर दिया गया था, सती प्रथा को जो है खत्म करने की बात की जा रही थी, कन्या भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को जो है खत्म करने की बात की जा रही थी। इससे जो है जो इंडियंस थे उन्हें ये फील होने लगा, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हमारा सोशल ऑर्डर है, सोसाइटी में जो भी सोशल ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सोसाइटी के लिए ये सभी चीजें, जो लीगलाइजेशन ऑफ द विडो री मैरिज हो रहा है, जो सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड को खत्म करने की बात की जा रही है, हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरे का एक सिंबल है।
आप कह सकते हैं इंडियन सोशल ऑर्डर को जो है अब डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे जो है हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ चेंज किया जा रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज लगातार जो है इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं जो इंडियंस थे उनको क्रिश्चियन में जो है कन्वर्ट करने का काम कर रही थी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन इंग्लिश एजुकेशन जो है, इन सभी चीजों से ऑर्थोडॉक्स इंडियन ये फील करने लगे एक्चुअली ये सभी की सभी चीजें जो है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं। और इससे जो है ये ऑर्थोडॉक्स इंडियन जो रूढ़िवादी जो भारतीय थे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहीं हमारा जो सोशल रिलीजियस नॉर्म चला आ रहा है वो तो नहीं खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोगों ने इमीडिएट कॉज देखा, पॉलिटिकल कॉज देखा, सोशल रिलीजियस कॉज देखा। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉज के बारे में। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है बहुत सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी। उसमें क्या किया जा रहा था कि जो पीजन्स थे, हमारे जो फार्मर्स थे, किसान थे उस समय, उनसे बहुत ही ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। अब देखिए, चाहे उनके खेत में कोई उपज हो या नहीं हो, बारिश पानी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, हर सिचुएशन में जो है उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। अब इस कारण क्या हो रहा था, देखिए एक्चुअली आप कह सकते हैं इन टैक्सेस को पे करने के लिए भी जो पीजेंट्स थे उनको लोन लेना पड़ रहा था, और अपने पर्सनल काम के लिए भी जो है उन्हें लोन लेना पड़ रहा था। अब ये जो लोन पीजेंट्स को मिल रहा था, किससे मिल रहा था? मनी लेंडर्स से मिल रहा था, और जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनसे मिल रहा था। ये लोन जो दिया जा रहा था मनी लेंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था। और इन केस ये लोन अगर ये पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे तो ये जो मनी लेंडर्स हैं उनकी जो किसानों की जो जमीनें, जो पीजेंट्स की जो जमीनें, उसको कन्फिस्केट कर ले रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि कन्फिस्केटेड देयर लैंड्स, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो सोर्स ऑफ इनकम, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था इन पीजेंट्स का, उससे भी जो है इन किसानों को वंचित कर दिया जा रहा था। दूसरा चीज, सिंस आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया था। अब जो वो इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने एनेक्स कर लिया गया था, अब क्योंकि वहां पे बहुत सारे आर्टिशंस थे, क्राफ्टमैन्स थे, इन सबों को जो है आप कह सकते ये सब जॉबलेस हो जाते हैं, और इनकी जो सिचुएशन है बद से बदतर हो जाती है, लीडिंग देम टू मिजरी। देन लार्ज नंबर ऑफ सिपॉयज। अब क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी सब के सब जो है पीजन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीजन से ही जुड़े हुए हैं बच्चों। अब जो हमारे सिपॉयज थे, जो हमारे सिपाही थे, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो वो जो पीजेंट फैमिली से ही, पीजेंट क्लास से ही बिलोंग कर रहे थे एंड हैड फैमिली टाइज इन विलेजेस। तो जो ग्रीवांसेस थी पीजेंट्स की, फार्मर्स की, कहीं ना कहीं जो है इन सिपॉयज को भी इफेक्ट कर रही थी। द इकोनॉमिक पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी वजह से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री थी, जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो सभी की सभी जो है डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडियन गुड्स थे उस पे जो है हाई टैरिफ लगाया जा रहा था। अब इस वजह से जब हमारा प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में या फिर आउट ऑफ इंडिया पहुंच रहा था, क्योंकि इस हाई टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट करने पे जो है उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। इस वजह से अब भारत के बाहर जो है हमारी गुड्स की डिमांड कम होती जा रही थी, और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इंडियन गुड्स हैं मिड 19th सेंचुरी आते आते कंप्लीटली जो है एलिमिनेट हो जाती हैं मार्केट से। अब हम इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडियन मार्केट जो है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से भर जाता है। आप कह सकते हैं मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स से जो है इंडियन मार्केट भर जाता है। अब इसका जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट जो है इंडियन इंडस्ट्रीज पे पड़ता है। जब हम टेक्सटाइल की हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी र्यून हो जाती है।
इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अब क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, मशीन के द्वारा जो है टेक्सटाइल्स को, कपड़ों को, क्लोथ को बनाया जा रहा था। उसी तरीके से जो है जब हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, वो भी जो है सिंस ब्रिटेन की जो गुड्स थे वो मशीन मेड गुड्स थे, वो जो है सस्ते दामों पे अवेलेबल थे मार्केट में। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो जो है देखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वहां पे मशीन में एक्चुअली आप कह सकते हैं इट वाज नॉट द, यहाँ पे इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस प्रकार से काम का चल नहीं रहा था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो है, जो ब्रिटेन की मशीन मेड गुड्स थी, वो उनका जो ब्रिटेन की जो गुड्स थी वो जो चीप थी, उनसे जो है कंपटीशन हो रहा था। एट द एंड आपको देखने को मिलेगा ये भी इंडस्ट्री यहाँ पे जो है रियून हो जाती है, आप कह सकते हैं। इसका भी जो है धीरे धीरे जो है डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वो मिलिट्री कॉज क्या था 1857 रिवोल्ट का। अब देखिए 1857 रिवोल्ट के शुरू होने से पहले ही जब हम बात करेंगे, अचानक कोई विद्रोह नहीं शुरू हो जाता, कहीं ना कहीं पहले जो है कुछ कारण, कुछ परिस्थितियां बनी होती हैं, राइज होती हैं, जिसकी वजह से कोई विद्रोह शुरू होता है। अब देखिए 1857 रिवोल्ट के शुरू होने से पहले जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो जो वर्किंग कंडीशन जो है, जो इन्वायरमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जा रहा था, उससे वो जो है खुश नहीं थे। अब क्यों नहीं खुश थे, देखिए उनको जो पेमेंट भी जो है बहुत कम मिल रहा था, और उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, उनको जो डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा था इंडियन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। जब हम इंडियन सोल्जर्स की बात करेंगे, हाँ कहा जाता था कि एक्चुअली आप सभी लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडियंस को ये फील कराया जा रहा था कि हम इंडियंस जो हैं इंफीरियर हैं ब्रिटिशर्स से। तो इंडियन सोल्जर्स को भी जो है ब्रिटिश सोल्जर्स से जो है इंफीरियर ही कंसिडर किया जा रहा था। अब देखिए सेम रैंक पे, एक रैंक पे जो है इंडियन सिपाही भी है, उसी रैंक पे ब्रिटिश सोल्जर भी है। बट जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो यूरोपियन सिपाहीज थे, उनको जो है ज्यादा जो है पेमेंट दिया जा रहा था इन कंपैरिजन टू द इंडियन सोल्जर्स। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन सिपाहीज वर पेड लेस देन द यूरोपियन सिपाहीज ऑफ द सेम रैंक। और दूसरी बात ये, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ये भी कहा गया कि आपको अपने घर से बहुत दूर एरिया में जो है सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इवन ये भी कहा गया कि जो है समुद्र के पार जाकर के भी आपको अपनी सर्विस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए देनी पड़ेगी। अब सिंस देखिए जो इंडियन सिपाहीज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में, तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे। अब उनको जो इन ब्रिटिश सिपाहीज या फिर इंडियन सिपाहीज को ये फील होने लगा कि जो हमारी लॉयल्टी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति या फिर ब्रिटिश आर्मी के प्रति, वो जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। दूसरा चीज ये कि जो नया इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था कार्टिजेस के साथ, जिसमें जो है काऊ और पिग का फैट को इस्तेमाल किया जा रहा था, इसने जो है कहते हैं एक चिंगारी जो है एक चिंगारी आप कह सकते हैं एक चिंगारी के रूप में काम किया 1857 की क्रांति में। क्योंकि इन सिपाहीज को ये फील होने लगा कि ब्रिटिश आर्मी डायरेक्टली हमारे रिलीजियस बिलीफ पे अटैक कर रही है। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, कोई इधर उधर की कोई भी बात नहीं करें। टाइम ज्यादा हम यहाँ पे किल नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एज सुन एज पॉसिबल हम जो है ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने की। देखिए 2 पार्ट में ये हमारा सेशन आएगा। 1857 रिवोल्ट का जो सेकंड पार्ट होगा वहां पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होंगे, उसके बाद कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दिस फॉर द, ये जो देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया कि बिकॉज ऑफ द इनफील्ड राइफल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज हैं ब्रिटिश आर्मी में, उन लोगों को ये फील होने लगता है कि ये जो है हमारा जो धार्मिक बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, हमारे धर्म पे जो है ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। और आप कह सकते हैं This further highlighted that the British were disrespectful of the Indian religious practices and the belief। अब ये चीज जो है क्योंकि ग्रीस कार्टिजेस की वजह से अब लोगों को ये लगने लगा, एहसास होने लगा
कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भी हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बिलीफ हैं, उसका वो जो है सम्मान नहीं करते हैं और अपनी कल्चर को जो है इंडियंस के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू जो है वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू जो है हमारे इंडियन कल्चर पे जो है हम उसको जो है हमारे इंडियन कल्चर पे ही इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, their policies were seen as an attempt to impose western culture and values on India। अब देखिए जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या है। इससे जो है पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और मींस में भी क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है। पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखिएगा कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को पास किया गया था। इसके थ्रू जो है ये कहा जाता है कि जो भी फ्यूचर में रिक्रूटमेंट होगा बंगाल आर्मी में, वहां पे जो है उन्हें एक लेटर सबमिट करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो सिपाहीज उनको जहां चाहे वहां पे जो है सर्विस के लिए भेज सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का मतलब क्या था। एक बार जो पॉइंट वहां यहाँ लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। compelled all the future recruits to the Bengal army to submit a promise to serve wherever the government wanted their service। तो क्लियर हो गया होगा कि जहां कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वहां पे जो है इन सिपाहीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगा, वो चाहे इंडियन टेरिटरी के अंदर हो या फिर जो है इंडियन टेरिटरी के बाहर हो, आप कह सकते हैं समुद्र के पार। तो ध्यान ये तो आप लोग को क्लियर होगा कि लॉर्ड कैनिंग के प्रशासन में जो है इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को पास किया गया था। देन अब कुछ लीडर्स हैं जो लीडर्स के बारे में इनिशियली हम लोगों ने देखा था, जिनकी पिक्चर्स हम लोगों ने देखी थी, मंगल पांडे जी की, लियाकत अली खान जी की, देन रानी अवंतीबाई, बेगम हजरत महल, भक्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी की फोटोज हम लोगों ने देखी। देखिए एक इमेज मैंने इसलिए लगा दी थी ताकि कहते हैं ना कि जो चीज दिखती है माइंड में जो है आपके बैठ जाएगा कि हाँ ये वो लीडर्स थे जिन्होंने 1857 में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपनी जान भी इस 1857 की क्रांति में गंवाई थी। अब देखिए आगे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि लीडर्स जो है अलग अलग भारत में जो है अलग अलग पार्ट से जो है कौन कौन से लीडर्स थे और किस जगह से कौन कौन से वो सेंटर्स थे जहां से इन लीडर्स ने जो है इस रिवोल्ट को शुरू किया था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये लोग जो है अब इन लोगों ने अपोज किया था, प्लस किसने जो है उस रिवोल्ट को किस ब्रिटिशर के द्वारा जो है उस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था। अब देखिए सेंटर्स हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में जो है एक चार्ट आएगा, उस चार्ट का जो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट देखिए बच्चों, जो मेन सेंटर था रिवोल्ट का कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, इन बिहार, इन सभी को जो है ध्यान रखिएगा। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, मेरठ भी है, आरा, इन बिहार। लखनऊ की जब हम बात करते हैं, ये जो लखनऊ वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द अवध। अवध जो था उसकी राजधानी ये लखनऊ थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 का जो रिवोल्ट था लखनऊ में जो शुरू होता है, लखनऊ में किसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो बेगम हजरत महल जी के द्वारा लखनऊ में इस 1857 की क्रांति को शुरू किया जाता है। बेगम हजरत महल, नाम ध्यान रखिएगा, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले आप कह सकती हैं यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट में बात करी, वहां पे ये लखनऊ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहां पे किसके द्वारा इस रिवोल्ट को शुरू किया गया था। बेगम हजरत महल जी के द्वारा वहां पे इस रिवोल्ट को शुरू किया जाता है। बेगम हजरत महल वाज वन ऑफ द बेगम ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध। इन्होंने इस रिवोल्ट की लीडरशिप अपने हाथ में ली थी। देन जब हम बच्चों कानपुर की बात करते हैं, कानपुर में रिवोल्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, नाना साहब के द्वारा शुरू किया गया था। अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजी राव सेकंड। देखिए जब हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर रहे थे वहां पे दो नाम हम लोगों ने देखा था, एक नाना साहब का देखा था, दूसरा रानी ऑफ झांसी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का देखा था। रानी लक्ष्मीबाई क्यों इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का विद्रोह कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो है एक सन को अडॉप्ट किया था। वहीं जब हम नाना साहब की बात करते हैं तो नाना साहब
खुद एक एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, तो इनका भी जो है विरोध करना डॉक्टर ऑफ लैप्स का वाजिब बनता है। देन ही ज्वाइन, देखिए नाना साहब की जब हम बात करते हैं, इन्होंने रिवोल्ट को क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशन नाना साहब को प्रोवाइड की जा रही थी, उस पेंशन को जो है रोक दिया जाता है। इस वजह से नाना साहेब जो है इस विद्रोह में जुड़ जाते हैं कानपुर से। अब ध्यान रखिएगा, नाना साहब कौन थे? वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव। देन ये जो आप कह सकते हैं, बेसिकली हम देखेंगे कि जो रिवोल्ट अलग अलग जो सेंटर्स थे सब जगह तो ये विद्रोह शुरू हो गया था, बट जब मिड 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ, तो मिड 1858 आते आते आपको देखने को मिलेगा कि सभी जगह जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को जो है दबा दिया गया। ये जो विक्ट्री कानपुर की जब हम बात कर रहे हैं, विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। कानपुर को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा दोबारा रिकैप्चर कर लिया जाता है। एंड बहुत ही बुरी तरीके से आप कह सकते हैं कानपुर में जो ये विद्रोह हो रहा था उसको दबाने की कोशिश की गई। नाना साहब जो है यहाँ से, नाना साहब स्किप्ड, बट जो इनके कमांडर थे तात्या तोपे, उन्होंने जो है इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। तात्या तोपे वॉज फाइनली डिफीटेड, ये हार जाते हैं और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल वाला बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि बेगम हजरत महल लखनऊ में जो है इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। वहीं जब हम कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में इनिशियली इस रिवोल्ट को शुरू किया गया था नाना साहेब के द्वारा। नाना साहेब कौन थे? ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकेंड। अब कानपुर नाना साहब जो है यहाँ से कानपुर से चले जाते हैं, कानपुर से स्किप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है स्ट्रगल को कौन कंटिन्यू रखता है? तात्या तोपे जी। बाद में तात्या तोपे जी भी जो है अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ये जो है आज का हमारा झांसी वाली जो हम बात करेंगे, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस 1857 रिवोल्ट का पार्ट वन है ये। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वहां पे देखिए जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कुछ घटना चक्र से जो है जस्ट हम कवर करेंगे। देन वी विल डू इन वन सेपरेट सेशन अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। झांसी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पे विद्रोह शुरू करती हैं। क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जो है एक सन को अडॉप्ट किया है, तो इस वजह से refused to accept the claim of her adopted son to the throne of झांसी, कि अब ये जो adopted son है रानी लक्ष्मीबाई का, उसको जो है हम झांसी की गद्दी पे नहीं बैठने देंगे, या फिर जो है उसको उनको जो है हम एज अ रूलर, झांसी का रूलर जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा ब्रेव कह सकते हैं। शी फॉट गैलेंटली अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस, और आखिरी में देखने को आपको मिलेगा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई हार जाती हैं। हम देखिए ग्वालियर वाला भी एक टॉपिक हम देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी चलिए वहां से झांसी से निकलती हैं, उसके बाद तात्या तोपे के साथ मिल करके ये ग्वालियर की तरफ मार्च करती हैं, ग्वालियर को कैप्चर कर लेती हैं। बट आपको एट द एंड देखने को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई जो एक शेरनी की तरह 1857 की क्रांति में लड़ी थी, आपको आखिरी में देखने को मिलेगा कि ये लड़ते लड़ते इनकी जो है मृत्यु हो जाती है इस 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के उससे। चलिए अब हम ग्वालियर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। देन जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, ग्वालियर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट हम ये बिहार वाला भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो बिहार था, बिहार में जो है ये विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुंवर सिंह जी के द्वारा यहाँ पे विद्रोह शुरू किया जाता है। जगदीशपुर, जो ही बिलोंग टू द रॉयल हाउस ऑफ द जगदीशपुर बिहार। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से किसके द्वारा जो है इस रिवोल्ट को शुरू किया गया था? कुंवर सिंह जी के द्वारा इस रिवोल्ट को शुरू किया जाता है। ग्वालियर में झांसी में हम लोगों ने देख लिया था रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा। उसके बाद वहां से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई स्किप्ड, ये जो है तात्या तोपे के साथ मिलती हैं। फिर तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोबारा जो है ग्वालियर की तरफ मार्च करते हैं और इसको कैप्चर कर लेते हैं। बट एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो जाती है और इस ग्वालियर को जो है रिकैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा।
आज का बच्चों हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है, एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट सेशन में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से डिस्कस करेंगे। घटना चक्र में जो जिस दिया हुआ उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी 1857 रिवोल्ट की पार्ट 2 में। एंड आप लोग पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम आप नोट कर सकें। Thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe that channel Grandmaster 360. Thank you so much.